किसान भाइयों नमस्कार। आज कुछ किसान भाइयों के कुछ जिज्ञासाएं थीं और उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि खेती में परिवर्तन के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। रासायनिक खेती से क्या ऐसे प्रभाव आए हैं, उन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार हम जोर लगाते थे पीछे, और विगत कई वीडियो में हमने इस बात का एक संकेत भी किया कि समीक्षा करना हमारी बहुत आवश्यकता है। हम ये देखें कि अधूरापन क्या है और किस चीज़ का प्रभाव किसानों पर या पूरे समाज पर या पूरे देश पर पड़ रहा है। तो बदलाव के लिए फिर एक मजबूत पृष्ठभूमि बनती है। तो किसान भाइयों, आपका प्रश्न वाजिब है और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज का विषय भी यही है कि खेती में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों। इनके ये मोटे मोटे 5 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है कि प्राकृतिक संतुलन बढ़ा है, मौसम में परिवर्तन आए हैं, वर्षा कम ज़्यादा हो रही है, कम समय में बहुत तेज़ी से हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा, उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि सामाजिक उपेक्षा बढ़ी है। कोई भी किसान खेती से बहुत खुश नहीं है और हमारी आने वाली पीढ़ी खेती करना चाहती नहीं। इसी प्रकार से यदि आप इसमें आर्थिक संतुलन में जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है कि एक दाने से अनेक दाने पैदा करने वाला, गुणात्मक उत्पादन क्रिया के साथ जूझने वाला किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों है। स्वास्थ्य के लिए भी संकट है। जो रसायन का प्रयोग हम कर रहे हैं वो रसायन कहीं ना कहीं हमारे खाने से चिपक गए हैं और उनके परिणाम असाध्य रोगों के रूप में आ रहे हैं साथियों। और 5वां मुद्दा पर्यावरण का। हमारे आसपास की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वनस्पतियों के रूप में और जीव जंतुओं के रूप में थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं। उनसे क्या है, प्रकृति का एक असंतुलन बिगड़ा है और जिसके कारण कीड़े बीमारियों का प्रकोप, खरपतवारों का प्रकोप और नाना प्रकार की चीज़ें। और इससे एक समस्या बढ़ रही है कि हम जितने आगे बढ़ रहे हैं उतने और ज़्यादा उलझ रहे हैं। हम जितने जहरीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं कीड़े मकोड़ों में, उतनी और प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ने से उसी प्रकार की, और आप देख भी रहे होंगे, नाना प्रकार के वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के खरपतवार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इन सब से निकलने का क्या रास्ता है, एक एक टुकड़े पर बात नहीं करेंगे। और मैं ऐसा भी देखता हूँ कि पिछले दिनों जैविक और प्राकृतिक खेती में जो विरोध हुआ वो भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम किसी भी विधा को दूसरी विधा के साथ जोड़कर बेहतर बना सकते हैं, लेकिन किसी विधा को काटकर अपनी विधा को रखने से हमारा कोई रास्ता निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को कि प्रतिक्रियाओं से, विरोध से, संघर्ष से कैसे पार पाएं और हम सही तरीके से समस्याओं को देख लें। तो मैं आज केवल आर्थिक असंतुलन पर आपसे चर्चा करूँगा कि कितना एक विकट संकट किसानों के सामने आया और जिसको किसानों को झेलना भी पड़ा है। और इस समय भारत सरकार उसमें परिवर्तन के लिए भी बार बार कभी कानून बदलने की बात, कभी उसके तरीके बदलने की बात, कभी नीति बदलने की बात उसमें बराबर चल रही है। तो भारत सरकार के प्रयासों का सम्मान करते हुए और साथ साथ में हम भी अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से देख लें तो खेती में एक बहुत अच्छा रास्ता निकलता है। और उसको मैं छोटा सा हिंट आपको देना चाहूँगा। साथियों, हमने 1976 से और 1985 तक रासायनिक खेती का इस्तेमाल किया। हमने रासायनिक खेती में क्या चीज़ें हो सकती हैं उन सब पर ध्यान दिया और अच्छी खेती की। लेकिन खेती करते समय ये पता लगा कि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो उसका एक आर्थिक विश्लेषण हुआ और मैंने उसका हिसाब लिखा। तो सबसे पहले ये पता लगा कि मैंने जुताई के लिए, जो पहले मैं बैल हल से खेती करता था, अब मैंने जुताई के लिए जो ट्रैक्टर लिया है वो ट्रैक्टर जो है वो मैंने बाज़ार से ख़रीदा है और उसके लिए मैंने पैसा भी बैंक से लिया है। बैंक को ब्याज में 365 दिन देता हूँ और मेरा ट्रैक्टर का अनुमान उस समय ऐसा है कि लगभग 28 से 30 दिन ही ट्रैक्टर खेत में चला। तो ऐसी स्थिति में पता लगा कि ट्रैक्टर भी बहुत कारगर मशीन नहीं है और ये अकेले किसान की मशीन नहीं है, ये एक सामूहिक रूप से बड़ी मशीन है और ज़्यादा लोग मिलकर खेती करेंगे तो उनके लिए कारगर है। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि ट्रैक्टर के बाद जो ईंधन है वो मुझे बाज़ार से लेना पड़ा। खराबी आई तो कोई पुर्जा भी मुझे बाज़ार से लेना पड़ा और उसकी मरम्मत भी बाज़ार में की गई। तो ये सारा जो है बाज़ार केंद्रित हुआ। ये विषय बड़ा समझने का है कि जुताई करना हमको अच्छा ज़रूर लगा कि हमारा समय भी बचा, श्रम भी बचा, हमारा खर्च भी बचा, लेकिन वो एक चकमा है और चकमे में क्या निकला कि हम बाज़ार के चंगुल में फंस गए। ठीक इसी प्रकार से दूसरा काम है जो सिंचाई है, उसके लिए हमने कोई भी मशीन साथियों खरीदी है। उस मशीन का स्रोत भी बाज़ार है और उसका ईंधन, पुर्जा, मरम्मत का बाजार स्रोत भी बाज़ार है।
हम खाद बाज़ार से खरीदते हैं, हम बीज बाज़ार से खरीदते हैं, हम दवाई बाज़ार से खरीदते हैं। इस प्रकार आप गौर से सोचकर देखेंगे कि इन चारों पांचों बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण हैं, और भी बहुत सारी आवश्यकताएं खेती की हैं, लेकिन ये सब बाजार केंद्रित है। इसमें ऐसा साफ साफ दिखाई देता है कि खेती हम तो नहीं कर रहे, बाजार कर रहा है। तो बाजार के प्रभाव में खेती का जो एक आकर्षण हुआ, उसमें से हम प्रकृति से भी विरोध में चले गए, सामाजिकता भी विरोध में चली गई, स्वास्थ्य के लिए भी संकट खड़े हुए और पर्यावरण के लिए भी संकट खड़े हुए, और आर्थिक कमजोरी तो साथ साथ हुई। इसलिए साथियों, खेती में बदलाव की जरूरत है। इसके बाद में बात यही नहीं रुकी, हम उत्पादन को बेचने के लिए, इसकी बिक्री के लिए कहाँ पहुँचे? हम फिर बाजार में पहुँचे, और इसकी कीमत किसने लगाई? इसकी कीमत भी बाजार ने तय की। इसके बाद में जो तीसरा फेस है वो है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग का मतलब है गेहूं से दलिया बनाना और अन्य चीज़ बनाना और बिस्कुट बनाना आदि सारी चीज़ें हैं। तो प्रोसेसिंग का काम भी बाज़ार से हुआ, और फिर इसकी कीमत और बिक्री का काम भी बाजार के। अब साथियों, यहाँ पर एक बड़ा खेल होता है कि यहाँ पर किसान को MSP की बात हुई, और यहाँ पर सारा खेल MRP का हुआ, और बाजार ने डिमांड और सप्लाई के साथ में व्यवस्था बनाने की कोशिश की। यहाँ किसी भी तंत्र को हम कमज़ोर बताना नहीं चाह रहे, ना ही किसी तंत्र से विरोध है, लेकिन जब हमने परिस्थितियों में खेती को अपनाया तो खेती के लिए हमारा जो लक्ष्य था वो भुखमरी से जूझना था, खाद्यान्न को बढ़ाना था। लेकिन हमने जो कानून व्यवस्था बनाई खेती के लिए वो बाजार केंद्रित थी। इन दोनों चीज़ों का कोई समीक्षा देश में नहीं हुई, और जिसके कारण ये बड़ी समस्या खड़ी हुई कि ये सारी लीनियर इकोनॉमी बाजार सेंट्रिक हो गई। अर्थव्यवस्था का स्रोत बाजार बन गया, इनपुट का स्रोत बाजार बन गया, किसान प्रकृति से दूर होते गए। तो इस ऐसी स्थिति में पता लगा कि जो भी उत्पादन हुआ उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाजार को चला गया। तो आज जो भारत सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि किसी प्रकार से तंत्र प्रक्रिया में नीतिगत, अनुसंधानगत या शिक्षागत ऐसे परिवर्तन किए जाएं कि ताकि ये जो समस्याएं हैं जो इनसे जूझ रहे हैं, इससे हम पार पा जाएं। इसलिए जैविक खेती इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई थी। पूरी दुनिया में यदि जैविक खेती का इतिहास आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जैविक खेती के ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सम्मानजनक भाव से हम जैविक खेती के मूल अवधारणा को, उसकी वास्तविकताओं को गहराई से समझें और उसको केवल तरीकों में न फंसाएं कि वो मंत्र बोलने से हो जाएगी या गाय को केंद्र में रखकर ही हो जाएगी या नक्षत्र को केंद्र में रखकर हो जाएगी या छोटे छोटे तरीकों की अपनी महिमा है, तरीकों का अपना महत्व है। उन तरीकों में भी हम उसकी उपयोगिता को क्षेत्रीयता के साथ में कि पहाड़ में कौन से तरीके अच्छे होंगे, मैदान में कौन से होंगे, महाराष्ट्र में कौन से होंगे, तो वो तापदाब, नमी और जलवायु के साथ में जो उनमें कहीं ना कहीं विविधता आती है, कहीं मिट्टी का कठोरपन है, कहीं पानी बहुत कम है, इसलिए सब एक किसी भी तरीके को पूरे देश में नहीं लागू किया जा सकता। लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये गंभीरता के विषय हैं, इन पर सभी को सोचने की ज़रूरत है। मैंने ये वीडियो आपके सामने आज इसलिए रखा कि कहीं ना कहीं हम इस पर विचार करें, चिंतन करें और कहीं सदगति की तरफ आगे बढ़ें। सभी को नमस्कार।